हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर। ये जावा के ऊपर रहेगा। आज का टॉपिक है टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन जावा एंड आंसर्स। तो उसका आंसर भी यहाँ पे डिस्कस होगा। तो ये एक्चुअली एक सीरीज में रहेगा, आपको मिलेगा सब वीडियो आपको मिलेगा। अभी ये जो है पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा और इसके आगे जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस की ज़रूरत होगा वो मैं बनाऊंगा और आपको हेल्प करूंगा आने वाले जो प्लेसमेंट सीजन है उसमें जॉब पाने के लिए। और अगर कोई चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर फील्ड में आपको जॉब चाहिए तो इस इंटरव्यू क्वेश्चंस का जो भी क्वेश्चंस रहेगा यहाँ पे वो आप देखकर आप इंटरव्यू में जा सकते हो और इससे बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि मैं भी एक सॉफ्टवेयर फील्ड में ही काम करता हूँ और मेरा इंटरव्यू लेने का भी एक्सपीरियंसेस है इसमें। तो मैं वो इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगा जो मैं खुद पूछता हूँ और ये भी करूँगा जो मेनली पूछा जाता है। तो इससे मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया और बहुत सारा वेबसाइट से मैं देखा कि कौन ज़्यादा मैच हो रहा है सब जगह पे। तो वो सारे क्वेश्चंस एंड उसका जो बेस्ट आंसर है वो सारे चीज़ को मैं एक जगह पे लेके आया आप लोगों के लिए। तो आप लास्ट तक देखिए मेरा आपको जस्ट यही बताना है कि आप लास्ट तक देखिए एंड आप समझेंगे कि ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ। इसका जो क्वेश्चंस है एंड उसका जो आंसर क्या देना है आपको वो मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चंस आप अगर आपको इंटरव्यूअर्स के द्वारा पूछा जा रहा है तो अगर आपको उस क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। अगर उसका आंसर आपको पता नहीं है तो पहले आप बोलिए कि मेरे को ये इसका आंसर पता नहीं है लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो उससे ये हो सकता है कि इससे आपका जो एक इम्प्रेशन है उसके ऊपर बनेगा कि इसको अगर क्वेश्चंस का आंसर पता नहीं है लेकिन वो ट्राई कर रहा है। लेकिन ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि मेनली अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर पता नहीं है तो आप लोग गलत बोल देते हो डायरेक्टली। लेकिन ये कभी मत करना, डायरेक्टली गलत मत बोल देना। आपको पहले ये बताना है कि मुझे डाउट है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उसके बाद ही आपको ट्राई करना है अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम है, अगर आप इफ यू नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन देन आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर बोल सकते हो। तो मैं चला जाता हूँ क्वेश्चन जो है देखता हूँ कि क्या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई इज जावा प्रोग्राम इम्पोर्टेंट सॉरी सो वाई इज जावा ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, तो जावा जो लैंग्वेज है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? तो इसका आंसर जो है जावा लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन सच ए वे दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन any hardware or software due to the fact that compiler compiles the code and then it converts it to platform independent bytecode which can be run on multiple system। तो मैं इसको बहुत इजी से समझाता हूँ आपको। मेनली क्या होता है, आपको दिख सकता है कि यहाँ पे सोर्स फाइल जो है डॉट जावा में। तो कोई भी फाइल आप कंपाइल करते हो, कंपाइल करने से पहले क्या होता है वो जो फाइल आपने एडिट किया उसका जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट जावा में रहेगा। तो डॉट जावा एक्सटेंशन का जो फाइल है उसको जब कंपाइलर में भेजा जाता है, मतलब आप जब कंपाइल करते हो, कंपाइल होने के बाद उसका जो आउटपुट होता है वो होता है डॉट क्लास फाइल में। तो ये जो डॉट क्लास फाइल है इसी को कहते हैं हम बाइट कोड। ठीक है, तो ये जो बाइट कोड है एक्चुअली दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो कोई भी जावा कोड को कंपाइल होने के बाद जो है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का टैग मिल जाता है, मतलब वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। क्योंकि ये जो फाइल है डॉट क्लास फाइल, इसको आप कोई भी इन्वायरमेंट, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो iOS हो, मैक हो, कोई भी जगह पे आप उसको रन कर सकते हो। उसका आउटपुट हर जगह पे आपको सेम ही मिलेगा। तो इसमें जो हेल्प करता है उसका नाम है JRE। तो JRE क्या होता है? JRE होता है जावा रन टाइम एग्जीक्यूशन। तो ये जो होता है एनवायरमेंट, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। तो इससे क्या होता है, एक जावा JVM क्रिएट करता है एंड अदर्स जो लाइब्रेरी सपोर्ट कर रहा है JVM को वो सारे चीज रहता है JRE में। JRE मतलब क्या होता है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। सो एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं कि ये जो भी डॉट, मतलब जो भी आपका ओएस रहे, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी रहे, लेकिन आपका जो डॉट क्लास फाइल है उसको जेबीएम में सेम आउटपुट आएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि व्हाई इज जावा ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। एंड उसका जो आंसर है वो आप लिख ले सकते हो कि इसका आंसर क्या है। तो आगे पढ़ते हैं। आगे में जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज जेआईटी कंपाइलर। तो जेआईटी कंपाइलर आपका है कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर, इस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये बहुत ही जल्दी से कंपाइल करके उसका आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो इसका जो लाइन अगर पढ़ते हैं तो इट इज यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। सो एग्जैक्टली कि आप अगर जल्दी से उसका आउटपुट मिलता है तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली उसका इंप्रूव होगा। लेकिन उसका आउटपुट मिलता कैसे है? क्योंकि क्या होता है कि जेआईटी कंपाइलर का जो है इसका काम ये है कि इसके पास कुछ नेटिव कोड्स रहता है। मान लीजिए आप कुछ एक बड़ा सा कोड डिजाइन किए एंड उस बड़ा कोड को आप कंपाइल कर रहे हो। ठीक है, तो जब कंपाइल होने का स्टार्ट होता है तो उस बड़ा कोड का कुछ स्मॉल स्मॉल पोर्शन जो है उसका
बार बार आप यूज कर रहे हो, मान लीजिए आप स्कैनर क्लास डिफाइन कर रहे हो, राइट। सो ये हो सकता है कि आप क्या करते हो कि स्कैनर क्लास जो है आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हो, तो ऑल टाइम जब इनिशियलाइज कर रहे हो तो उसके लिए एक टाइम लगता है, राइट। बट JIT कंपाइलर क्या कर रहा है कि ये नेटिव कोड जो इसके पास है उसका जो कंपाइल आउटपुट है वो डायरेक्टली पुश कर देता है JVM को। तो इससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में जितना टाइम लगना चाहिए उतना टाइम लगता नहीं है। तो इससे जो टोटल अमाउंट ऑफ टाइम है कोड एग्जीक्यूशन का, उसका जो टाइम है कंपाइलेशन, सॉरी, तो कोड कंपाइलेशन का जो टाइम है वो कम हो जाता है। इससे जो क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस जो है ऑटोमेटिकली इसका इंप्रूव हो जाता है। तो अगर लाइन को अगर पढ़े तो JIT कंपाइलर parts of bytecode that have similar functionality at the same time. Hence, it reduces the amount of time needed for compilation. So here, term compiler refers to a translator from the instruction set of a Java virtual machine to the instruction set of a CPU, specific CPU. तो इसको कैसे समझे? कंपाइलर का काम ये होता है कि कोई भी आउटपुट को कंपाइल वर्जन में डालकर उसको हेक्स कोड, मतलब जो कंप्यूटर समझता है उस कोड में कन्वर्ट करके फिर स्पेसिफिक सीपीयू को भेज देना। क्योंकि अल्टीमेटली जो है ये JVM का काम नहीं है कि उसका आउटपुट निकाल के दे, अल्टीमेटली CPU जो है उसको ही प्रोसेस करना पड़ता है कि कुछ भी जो भी कोड है उसको CPU को ही प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन JVM जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ऐसा हेल्प करता है कि जो भी कोड आप लिख रहे हो वो उस डॉट क्लास फाइल को JVM समझ रहा है एंड उसका जो रिलेटेड हेक्स कोड है, उसका जो आउटपुट होगा हेक्स कोड में, उसको CPU के पास भेजता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है जो JVM से CPU का जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाता है JIT कंपाइलर के चलते। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाई इज जावा नॉट ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो है, लेकिन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है कि जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाइट, बुलियन, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, ऐसे करके आपको टोटल 8 आपको डेटा टाइप मिलेगा, सॉरी, तो 8 डेटा टाइप आपको मिलेगा। जहां पे क्या होता है कि ये जो डेटा टाइप है एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के चलते जब इसको आप क्रिएट कर रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का जो मेन जो 4 पिलर्स है उसको फॉलो नहीं करता है। मतलब ये जो है इनहेरिटेंस फॉलो नहीं करेगा, ये जो है इसको आप पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कर सकते हो। तो ये जो है एक्चुअली जो है ये क्लास नहीं है। अगर सिंपल भाषा में अगर बोले तो ये जो है एक क्लास आर्किटेक्चर में नहीं आता है। डिजाइनिंग जो है इसका प्रिमिटिव मतलब पुराने वर्जन का है। ठीक है, तो इसीलिए ये यूज होता है, इसीलिए हम जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कह नहीं सकते। हालांकि इसका जो ऑब्जेक्ट वर्जन है, मतलब क्लास वर्जन जो भी है, तो वो भी है। ठीक है, उसमें बाइट में स्मॉल भी जो है वो कैपिटल भी हो जाएगा। सेम जितना भी आप देख रहे हो उसमें आप जो फर्स्ट जो वर्ड है डी डबल का जो डी है ये कैपिटल डी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका क्लास में। ठीक है, तो वो क्लास होगा, वो क्लास डेटा टाइप हो जाएगा, मतलब वो रेफरेंशियल डेटा टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो वो सपोर्ट कर रहा है जावा में। फिर भी यहाँ पे 8 डेटा टाइप जो प्रिमिटिव है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर कहीं पे आपको वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का जो फीचर्स है उसको नहीं चाहिए, आप इसको यूज कर सकते हो। उसमें आपका जो है स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप को जब इसको इनिशियलाइज किया जाता है उसके लिए जितना टाइम लगता है ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। क्या क्यों लगता है ये जो सामने का क्वेश्चन है इससे हम जान सकते हैं। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन हीप एंड स्टैक मेमोरी इन जावा एंड हाउ जावा यूटिलाइजेस दिस। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि डिफरेंस जो है हीप एंड स्टैक मेमोरी का क्या है। क्योंकि जावा में दोनों तरीके का आपको मेमोरी मतलब मेमोरी मिलेगा, वहाँ पे हीप मेमोरी भी है, वहाँ पे स्टैक मेमोरी भी है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो पहले लाइन पढ़ लेते हैं कि स्टैक मेमोरी is the portion of memory that was assigned to every individual program and it was fixed. On the other hand, heap memory is the portion that was not allocated to the Java program but it will be available for use by the Java program when it is required. So mostly during the runtime of the program. तो इससे सिंपल भाषा में अगर समझे तो हीप जो है इसको मतलब हीप मेमोरी हम यूज कर रहे हैं जब इस प्रोग्राम के रन टाइम में जाके पहुंच रहे हैं, उस टाइम में जाकर हम हीप मेमोरी को यूज कर रहे हैं। लेकिन जो आपका स्टैक मेमोरी है उसको हम जब कंपाइलेशन चल रहा है उसी के टाइम हम स्टैक मेमोरी पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो और जो है कि प्रोग्राम में जो भी जितना भी प्रिमिटिव डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो सारे जो है स्टैक मेमोरी पे जाएगा। कोई भी मेथड आप इंप्लीमेंट कर रहे हो वो स्टैक मेमोरी पे जाएगा। कोई भी क्लास बना रहे हो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वो जो है वो स्टैक में ना जाकर वो जाएगा हीप में, राइट। सो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो भी जितना भी आप क्लास का वैल्यू डाल रहे हो वो हीप में स्टोर हो जाएगा,
लेकिन जो भी आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया या फिर आपका कोई भी मेथड हो गया, वो जो भी होए तो वो रहेगा स्टैक पे, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है कि आप जो है ये स्टैक मेमोरी जो है, दिस इज ए मेमोरी व्हिच will be assigned to every individual program and this is a fixed memory, ठीक है। this cannot be like a larger, you cannot increase the memory, ठीक। तो स्टैक मेमोरी यू कैनॉट इंक्रीज द स्टैक मेमोरी, ऑन द अदर हैंड यू कैन इंक्रीज द हीप मेमोरी। उसके लिए एक अलग चीज है, XMS करके एक वैल्यू है जिसको आप क्या बोलते हैं, उसका वैल्यू चेंज करके आप हीप मेमोरी जो है उसका टोटल एरिया जो है आप बढ़ा सकते हो, लेकिन स्टैक मेमोरी का एरिया आप बढ़ा नहीं सकते। उसका जो है वो फिक्स्ड एरिया है एंड उसी को आपको यूज करना है। JVM में जैसे डिजाइनिंग है उसी को करना है, लेकिन हीप मेमोरी आप यूज कर सकते हो जब भी रन टाइम में कुछ भी जरूरत है। जैसे स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम जो वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम है, ठीक है। इसका जो है एरिया जो इसमें स्टोर हुआ, नेम जो है वो स्टैक में स्टोर हुआ, लेकिन उसका जो वैल्यू है, उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है हेलो। वो जो स्ट्रिंग है वो स्टोर हो रहा है हीप पे, क्योंकि जो एक्चुअली जो हेलो है ये रन टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये जब रन टाइम आ रहा है उसी के टाइम पे ये नेम को उस हेलो का जो एड्रेस है उसको मिल रहा है, राइट। सो इसीलिए क्या हो रहा है कि दो अलग अलग चीजें, स्टैक मेमोरी बहुत ही फास्ट है, हीप मेमोरी रिलेटिवली स्लो है। तो समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम समझे थे कि बाइट बुलियन जो भी 8 तरीके का आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो स्टोर होता है स्टैक मेमोरी पे। तो ये फास्ट क्यों हो गया, क्योंकि वो स्टोर हो रहा है स्टैक मेमोरी में, एंड हीप में आपका जो भी रेफरेंशियल ऑब्जेक्ट को आप डिफाइन कर रहे हो वो स्टोर हो जाएगा आपका हीप मेमोरी पे। तो हीप मेमोरी जैसे स्लो है उसका आउटपुट भी स्लो ही मिलेगा। तो इससे आप जान सकते हो कि हीप और स्टैक मेमोरी का अंतर क्या है। तो ये हीप जो है स्लो है, स्टैक फास्ट है, स्टैक फिक्स्ड है। हीप आप बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर स्टैक फुल हो गया, स्टैक अगर फुल हो गया एंड आप फिर भी चाहते हो स्टैक में कुछ डेटा को इंसर्ट करने के लिए, उस टाइम में आपको क्या होगा कि स्टैक ओवरफ्लो एरर आएगा और हीप में आउट ऑफ मेमोरी एरर आएगा, ठीक है। स्टैक में स्टैक ओवरफ्लो एरर आएगा, हीप में आपको आउट ऑफ मेमोरी एरर आएगा, ठीक है। तो इससे आप जान मतलब इसमें आप डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो कि स्टैक और हीप का अंतर क्या हो गया। तो स्टैक जो है एक फिक्स्ड मेमोरी है, इसमें लीफो काम करता है लास्ट इन फास्ट आउट। जो लास्ट में इन होगा वो पहले निकलेगा। मतलब मान लो कोई भी वैल्यू, जैसे इंट एज, आप देख सकते हो एज का वैल्यू जो है वो लास्ट में चला गया एंड नेम जो है नेक्स्ट लाइन पे है वो फर्स्ट में आ गया, क्योंकि इसका काम ही ऐसा है, जो भी फास्ट इन हो रहा है वो लास्ट आउट होगा। कन्वर्टली आप ये भी बोल सकते हो जो लास्ट इन हो रहा है वो फास्ट में स्टैक में फास्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। ये हो गया। आगे देखते हैं कि क्या है, कि इसमें है 5 में जो है कि व्हाट आर द वेरियस एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा, ठीक है। तो जावा में क्या क्या एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर का काम क्या है कि इसमें ये डिफाइन करते हैं कि वो चीज का एक्सेस कितना दूर तक जाएगा। मतलब आप अगर मान लो आप कोई भी बात आप बोलना चाहते हो, किसी को बोलना चाहते हो, एक आपके दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है, कोई भी एक बात आया, आप किसी को बोलना चाहते हो, ये आप पब्लिकली बोल सकते हो, ये आप अपने दोस्त और फैमिली के बीच में बोल सकते हो, या फिर आप इसको अपने सिर्फ फैमिली के बीच में बोल सकते हो, या फिर आप इसको अपने खुद के पास ही रख सकते हो। तो इसमें आप क्या मतलब, इसको अगर ऐसे देखा जाए कि पब्लिक जो है एक एक्सेस स्पेसिफायर कीवर्ड है, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हो, क्लास मेथड्स वेरिएबल्स के पहले आप पब्लिक कीवर्ड को यूज कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है इट कैन बी एक्सेस बाय एनी क्लास और मेथड। इससे आप कहीं भी कोई भी क्लास से या फिर मेथड से आप उस क्लास या मेथड या फिर उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, आप पब्लिकली मतलब सबको बता दिए कि मेरे को जॉब मिल गया, हमें जॉब मिल गया, ये आपने लिंक्डइन में बताया, मतलब सबको बता दिया, ठीक है। प्रोटेक्टेड क्या हुआ, प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस्ड बाय क्लास ऑफ द सेम पैकेज, तो और बाय सब क्लासेस ऑफ द क्लास विद इन द सेम क्लास। तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड अगर आप यूज कर रहे हो उससे क्या होगा, आप अगर सेम पैकेज में हो, पैकेज मतलब फोल्डर समझ लेते हैं, पैकेज उतना अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फोल्डर ही समझ लेते हैं। तो सेम फोल्डर में अगर वो फाइल क्लास फाइल है तो क्या हो जाएगा, उसको वो चीज़ दिखेगा, वो मिलेगा उस चीज़ को। अगर वो सब क्लासेस है मतलब वो मतलब जो भी क्लास आप जिस क्लास से आप यूज़ कर रहे हो उसका जो है वो पेरेंट क्लास है जिससे आप यूज़ कर रहे हो, तो उसका सब क्लास हो गया, ठीक है। और विद इन द सेम क्लास मतलब सेम क्लास में आप यूज़ कर रहे हो, ये तो हो ही गया। मतलब आप जिस क्लास में वो चीज़ को करे उसको तो आप सेम क्लास में ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो, राइट। सो प्रोटेक्टेड टू कैसे समझे, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आपका फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आप मतलब एक क्या बोलते हैं, है बहुत सारे लोग हैं लेकिन फैमिली फ्रेंड्स मिलके सब लोग हैं, ठीक है। डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट आर एक्सेसिबल विद इन द पैकेज ओनली। बाय डिफॉल्ट ऑल द क्लासेस मेथड्स वेरिएबल्स आर ऑफ डिफॉल्ट स्कोप। मतलब
कोई भी चीज़ को अगर आप उसको मतलब कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट उसमें डिफॉल्ट रहेगा। उसका मतलब मीनिंग ये है कि डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो डिफॉल्ट का डिफॉल्ट से क्या हो जाएगा कि अगर वो सेम फोल्डर में सेम पैकेज में है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल होगा। जो क्लास का वेरिएबल है उसको आप डिफॉल्ट कर दिए तो सेम क्लास जिस पैकेज में है उस पैकेज में अगर कोई दूसरा क्लासेस है उसको वो एक्सेस कर सकता है। तो ये इसको आप क्या बोल सकते हो, ये आपका एक फैमिली का बीच का मैटर है। आपने सिर्फ फैमिली को जाके बोला, अपने दोस्त को नहीं बोला, ठीक है। डिफॉल्ट रहा कि आपका जो भी है आपने सिर्फ जाकर आपका मम्मी और पापा को बताया, आपका जो क्लोज फैमिली है, तो ये डिफॉल्ट हो गया। प्राइवेट जो है, प्राइवेट क्लास मेथड्स वेरिएबल्स डिफाइंड एज प्राइवेट कैन बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास ओनली। तो इससे क्या होगा, प्राइवेट कीवर्ड अगर आप यूज कर रहे हो उससे क्या हो जाएगा, आपका मेथड हुआ, क्लास हुआ या फिर वेरिएबल हुआ, वो जो प्राइवेट है उसको सिर्फ आप उसी क्लास पे ही यूज कर सकते हो। मतलब जो क्लास में आप अगर खुद को ऑब्जेक्ट समझते हो तो आप उस बात को सिर्फ अपने अंदर रख दिए, किसी को बताइए नहीं, तो ये आपका प्राइवेट मैटर हो गया, उसमें हम हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है कंस्ट्रक्टर क्या है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्वेश्चन है। तो इसमें जो है कि कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइंड एज स्पेशल टाइप ऑफ मेथड दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियलाइज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का आप अगर उसको बना रहे हो तो उसको स्टेट तो देना पड़ेगा। तो उस स्टेट को, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब मान लो कि ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट है, तो ह्यूमन ऑब्जेक्ट का एक स्टेट क्या है कि उसका आंखें है, उसका लिप्स है, उसका टीथ है, उसका हेयर है, उसका हैंड्स है, उसका लेग्स है। सो दीज आर द स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो वो जो है उसका स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए एक जो चीज का यूज होता है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी वो चीज क्या होता है, इट इज इन्वोक्ड व्हेन द क्लास इज इंस्टेंशिएटेड। कभी भी क्लास को आप इंस्टेंशिएट कर रहे हो तो ये हो जाएगा क्या, आपका उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा। एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटिंग यूजिंग न्यू कीवर्ड, कहीं भी स्कैनर एसी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, तो उसमें क्या कर रहे हो, उसमें सिस्टम डॉट इन लगा दो अंदर, तो उसमें क्या कर रहे हो आप, तो वो जो स्कैनर ऑब्जेक्ट आप न्यू स्कैनर देके क्रिएट कर रहे हो ना, उसके अंदर जो सिस्टम डॉट इन आपने भेजा वो हो गया उसका जो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर में जाएगा वो, ठीक है। न्यू कीवर्ड देके उसके अंदर जो सिस्टम डॉट इन भेज रहे हो वो जाएगा आपका उसका कंस्ट्रक्टर पे। उसका जो भी कंस्ट्रक्टर है वो चीज उसको समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है। और इसमें उसको छोड़ो, कुछ और समझते हैं। ऐड आप एक आप क्लास बनाए हो, क्लास में आप एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए, एक नेम वेरिएबल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, वो है एक मैन क्लास। मैन का जो है एक नेम होना चाहिए उसका आइडेंटिटी के लिए। तो कभी भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो मैन को जब मैन मैन m1 इक्वल्स टू जब न्यू मैन उसके ब्रैकेट में आपको नेम भेजना पड़ेगा। उस टाइम पे ना ही आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, कंस्ट्रक्ट ना ही आप कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं करेगा। वो वो क्या सर्व करता है, उसका पर्पस ये है कि उसको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टेट इनिशियलाइज करने के लिए, उसका स्टेट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। आप ये चीज को लिख सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव एन एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप, उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। तो एंड नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड बी द सिमिलर ऑफ क्लास नेम। ये सभी को मालूम है कि कंस्ट्रक्ट का क्लास नेम जो होता है कंस्ट्रक्टर का नेम भी उसी नेम से होता है। ये हो गया कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन। आगे देखते हैं कि क्या है, कैन द मेन मेथड बी ओवरलोडेड। मेन मेथड को क्या हम ओवरलोड कर सकते हैं, हमको मतलब ये तो आपको मालूम है कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो इसको ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेथड ओवरलोडिंग क्या है। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है कि कोई भी मेथड को अगर आप रिटर्न टाइप चेंज कर रहे हो, कोई भी मेथड का आप अगर जो आर्गुमेंट्स है उसका जो पैरामीटर्स है, जिससे पहले जैसे मेन मेथड में क्या आर्गुमेंट है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लिखते हैं ना, तो इसको अगर हम इंट एरे आर्गुमेंट करते हैं देन वो क्या पॉसिबल है, तो यस दिस इज पॉसिबल। हम जितने भी चाहते हैं उतना मेन मेथड को, जितना मेन मेथड को ओवरलोड करना चाहते हैं उतना ही कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हम यूज करते हैं दैट इज बाय डिफॉल्ट जेवीएम का जो है मेन मेथड है, ठीक है, इसीलिए हम यूज करते हैं। एट्थ क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। तो ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमें कंस्ट्रक्टर क्या है पता है एंड मेथड क्या है वो भी पता है। तो अभी डिफरेंस क्या क्या है हम देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इनिशियलाइज टू स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट का स्टेट क्रिएट करता है। मेथड क्या होता है, बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या करता है एक्सपोज करता है बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं ह्यूमन, तो आई मेरा जो एक मेथड है
मेरा मेथड है रन, तो मैं रन करता मतलब मैं दौड़ सकता हूँ, वो मेरा एक बिहेवियर है। बट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मान लो मेरा नाम हो रहा है, मतलब नाम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो जब मेरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस टाइम पे मेरा नाम हो रहेगा, ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बना रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है, लेकिन मेथड क्या कर रहा है, मेथड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कर रहा है। ए कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव ए रिटर्न टाइप, तो कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, बट मेथड का मस्ट हैव ए रिटर्न टाइप। अगर नहीं है तो उसमें वॉइड लिखना भी जरूरी है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली, आप कहीं भी जाओ, कोई भी कोड उठा लो, वहां पे आप नहीं देखोगे कि कंस्ट्रक्टर को कहीं पे आप कॉल कर रहे हो, तो ये जो होता है कॉल इम्प्लिसिटली होता है। आप बना रहे हो जब क्लास से आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिटली कॉल कर रहे हो, लेकिन मेथड जो है आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है। जैसे स्क्वायर रूट एक मेथड है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मैथ के साथ डॉट लगाकर स्क्वायर रूट जो है हमको कॉल करना पड़ता है। तो इसको क्या करता है, इसको क्या बोल सकते हैं कि वी आर इन्वोकिंग स्क्वायर रूट मेथड एक्सप्लिसिटली। तो कोई भी मेथड जो है आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा, इन्वोक करना पड़ेगा, ठीक है। जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास। तो अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्टर नहीं है तो डिफॉल्ट 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर वो दे देता है। इसलिए क्या होता है कि कोई भी कंस्ट्रक्टर अगर मान लीजिए आपके क्लास में नहीं है, फिर भी आप न्यू कीवर्ड देकर आराम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो जिसमें कुछ भी नहीं होगा। लिटरली उसका जो स्टेट है उस स्टेट में कुछ भी नहीं होगा। आपको बाय एक्सेसिंग द क्लास एलिमेंट्स आपको फिर उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। आप अगर 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मतलब जो बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसको यूज कर रहे हो तो सिर्फ एक स्केलेटन क्रिएट होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। उस स्केलेटन में आप मेथड्स या फिर वेरिएबल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय कंपाइलर इन एनी केस। मेथड आप कंपाइलर से आपको मेथड नहीं मिलेगा, कोई भी बाय डिफॉल्ट मेथड आपको नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्टर इवन आप मेन मेथड भी आपको क्रिएट करना पड़ रहा है, राइट। सो बाय डिफॉल्ट कोई भी मेथड आपको नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम नेम एज क्लास नेम। क्लास नेम जो होगा कंस्ट्रक्टर नेम भी वही होना पड़ेगा, नहीं तो क्लास को समझ नहीं आएगा वो कंस्ट्रक्टर है। मेथड नेम मे और मे नॉट बी सेम एज क्लास नेम। मेथड नेम हो सकता है कि आपके क्लास नेम के सेम है, लेकिन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्टर नेम के जैसा होगा तो मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, मेथड का रिटर्न टाइप है। तो इससे ही आपको पता चल रहा है कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब क्रिएट करोगे उस टाइम डिफरेंसेस क्या होगा। इसके बाद आते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या है? स्टैटिक वेरिएबल जो है एक कॉमन प्रॉपर्टी फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टैटिक वेरिएबल जो है एक कॉमन प्रॉपर्टी है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट का एक कॉमन प्रॉपर्टी है, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक कॉमन प्रॉपर्टी है, मतलब एक एम्प्लॉय का नेम जो है, सॉरी कंपनी का जो नेम है, एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लेकिन उसके जो कंपनी नेम है वो तो सेम है, राइट। सो यहाँ पे कंपनी नेम को हम स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं, क्योंकि जो भी कंपनी एम्प्लॉयज क्रिएट होगा उसमें कंपनी नेम जो है सिमिलरली रहेगा, एकदम एग्जैक्ट जो है कंपनी नेम वही रहेगा, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। और सेकेंड चीज जो है, ये स्टैटिक वेरिएबल केवल एक ही बार क्रिएट होता है, वो क्लास वेरिएबल होता है एक्चुअली। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें वो क्लास का जो वेरिएबल है उसको, क्लास एरिया का जो वेरिएबल है उसको रेफरेंस करेगा, मतलब उसका एड्रेस वो होल्ड करेगा, जस्ट लाइक दैट। उस पर डिफरेंस कुछ नहीं है। जितना भी मर्जी क्रिएट आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, वो हर बार उसी क्लास वेरिएबल का जो वैल्यू है वो डिनोट करेगा। मतलब उसका जो एरिया है, मतलब उसका जो टोटल मेमोरी है, दैट इज फिक्स्ड, कि जब क्लास क्रिएट हो रहा है उसी टाइम उसका फिक्स्ड हो गया, उसका वेरिएबल का वैल्यू भी फिक्स्ड हो गया। हर टाइम आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो सेम वैल्यू मिलेगा, और उसके लिए कोई दूसरा मेमोरी कंजम्पशन नहीं होगा, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग्स टू द क्लास रेदर देन ऑब्जेक्ट। तो जो स्टैटिक वेरिएबल होता है दैट इज बिलोंग टू क्लास,
वो ऑब्जेक्ट का नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब 100 क्रिएट करो लेकिन क्लास का वो जो वैल्यू है आपको वही मिलेगा। ठीक है। व्हाट इज स्टैटिक ब्लॉक? स्टैटिक ब्लॉक है क्या? तो स्टैटिक ब्लॉक जो है, स्टैटिक ब्लॉक इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर and it is used before main method, sorry, it is executed before main method at the time of class loading। तो क्लास लोडिंग के टाइम पे ये जो होता है उसी टाइम ये एग्जीक्यूटेड हो जाता है। जब भी क्लास लोड होता है उसी टाइम फर्स्ट में मेन मेथड हो स्टार्ट होने के पहले ही स्टैटिक ब्लॉक मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है स्टैटिक ब्लॉक का। ठीक है। तो ये स्टैटिक ब्लॉक होता क्या है? यहाँ पे बहुत जगह पे आपको स्टैटिक कीवर्ड मिल रहा है, राइट, आपको स्टैटिक ब्लॉक मिल रहा है, तो स्टैटिक वेरिएबल मिल रहा है, या बहुत सारे मतलब जंबल आप नहीं होना है यहाँ पे। स्टैटिक वेरिएबल कुछ और चीज है, स्टैटिक वेरिएबल जो है क्लास का वेरिएबल है, स्टैटिक ब्लॉक जो है ये डिफरेंस है। इसमें जो है एक ये देख रहे हो आप, स्टैटिक देन एक जो ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है कोड का ब्लॉक एंड उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट, तो ये जो स्टैटिक ब्लॉक इज इन्वोक, इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, राइट। एंड इसको आप चाहे तो सेकेंड लाइन से लेकर आप लास्ट लाइन में लेके चले जाओ, लेकिन फिर भी ये मेन मेथड से पहले ही प्रिंट होगा। ये जो है ये ऑल टाइम मेन मेथड से पहले ही प्रिंट होगा। चाहे आप 100 स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप 100 स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो एक ही क्लास में, लेकिन वो 100 स्टैटिक ब्लॉक मेन मेथड से पहले ही प्रिंट होगा। ठीक है। तो ये जब भी क्लास लोडिंग होता है उसी टाइम ये एग्जीक्यूट कर देता है। तो इससे फायदा क्या मिला? मान लो कोई भी चीज, कोई भी प्री रिक्वेजिट है मेन मेथड को रन करने के लिए, कोई पर्टिकुलर चीज प्री रिक्वेजिट है एंड it should be run only one time, it should not run multiple time, it should run one time, it should run before main method, that time static block will help you। ये भी कभी बार ये भी पूछा जाता है कि आप मेन मेथड को कॉल ना कर कुछ प्रिंट कर सकते हो, तो उसको आप यस कहोगे, क्योंकि चाहे तो आप ये मेन मेथड को हटा दो, ये 3, 4 एंड 5 लाइन को आप हटा दो, सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक को रख दो एंड क्लास को रन करो, आपको ये प्रिंट मिलेगा, प्रिंट का जो वैल्यू है आपको मिल जाएगा। तो उसका क्या हुआ कि आपको मेन मेथड का जरूरत ही नहीं पड़ा, लेकिन आपने एक लाइन प्रिंट करके दिखा दिए इंटरव्यूअर को, तो वो खुश हो जाएगा। तो ये जो है आपको जो भी क्वेश्चंस आपको अभी पढ़ाया गया, सिर्फ उसका एक ही क्वेश्चंस का टाइप नहीं हो सकता है, ये 10 क्वेश्चन सेट मल्टीपल क्वेश्चन का जो है एंगल से आपको पूछा जा सकता है कि आप चाहे तो एक मतलब जैसे मैं अभी बताया कि आपको विदाउट मेन मेथड एक लाइन प्रिंट करके दिखाना है, तो आप मेन मेथड में स्टैटिक ब्लॉक को यूज करके एक लाइन को प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक पढ़ाया मैंने, लेकिन ये आइडिया जो है आपको 100 जगह पे काम आएगा, 100 जगह पे काम आएगा। जैसे यहाँ पे बाकी चीजों को पढ़ाया गया वैसे ही। तो लास्ट में जाने से पहले ये कंप्लीट हो गया, आगे मतलब नेक्स्ट पार्ट का वीडियो का जो पार्ट आएगा उसमें कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो फीचर्स है उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेगा, एंड बाकी जो भी पार्ट्स आते रहेगा उसमें जितने भी क्वेश्चंस चाहिए उसका क्वेश्चन मतलब जितना भी इंटरव्यू के लिए जितने प्रिपरेशन चाहिए उतना प्रिपरेशन मैं करवा दूंगा, चाहे वो सी हो, चाहे वो जावा का हो, चाहे वो किसी और टेक्नोलॉजी का हो। ठीक है, उसका प्रिपरेशन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है। तो जाने से पहले आपको एक कोट थोड़ा याद कर देते हैं, आपको बोल देते हैं कि योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। इससे ये स्टीव जॉब्स का एक कोट है। तो ये क्या है, ये क्या बोल रहा है आपको, आप आपके नीड देखो, आपको क्या करना है उसको आप समझो, आप दूसरे की लाइफ में मत जियो, आप अपने लाइफ में जियो, अपने खुद के जो टाइम है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करो। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ वो मेरा ड्यूटी है,
मुझे ये लगता है कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है, जितना जितना छोटा है, एकदम लो लेवल है, जो भी नॉलेज है, जितना भी नॉलेज है, इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैं 4 साल काम किया। इससे मुझे जितना भी नॉलेज आया, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ। वो मेरा ड्यूटी है। वो जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मेरा वीडियो भी, मैं और वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये कभी कंप्लीट होगा, क्योंकि आने समय में बहुत कुछ चेंजेस भी होगा, तो ये चलता रहेगा। तो मेरा वीडियो भी आपके लिए आता रहेगा, वो मेरा ड्यूटी है। मैं कभी भी चैनल पे ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरा वीडियो पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो या फिर कमेंट करो, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है, वो आप ही समझो। मैं ये अभी बोल देता कि लाइफ में जितने भी वीडियो बनाऊंगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आपको ये वीडियो लाइक करते हुए जाओ, इसको सब्सक्राइब करते हुए जाओ। ये आप नोट कर लो, ठीक है? क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। मैं अपना ड्यूटी करता हूँ, आप अपने ड्यूटी देख लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद। आगे मिलते मिलते हैं। ऑल द बेस्ट एंड रीड हार्ड।